हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप सब। आज मैं आप लोगों के लिए एक्सप्लेन करने वाली हूँ सिलियंग आइसलैंड का एपिसोड नंबर 10। लेकिन वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं अपनी यूट्यूब फैमिली को बताना चाहती हूँ कि पिछले कुछ दिनों से मेरी तबीयत काफी खराब थी और इसी वजह से मैं टाइमली वीडियोस को अपलोड नहीं कर पाई। अब मेरी तबीयत पहले से बेहतर है, इसीलिए मैं कोशिश करूंगी दिन में 1 या फिर 2 वीडियोस लाजमी डालूं। तो चलो फिर बिना वक्त जाया किए स्टार्ट करते हैं हमारी आज की एक्सप्लेनेशन वीडियो को। तो जैसा कि पिछले एपिसोड में हमने देखा, शाओजी, लिंगशी और तूली शाओजी का सामान लेने के लिए लाइब्रेरी पवेलियन पहुंच चुके थे, लेकिन वहां पर तो एल्डर चैंग ने उन्हें मारने का पहले ही बंदोबस्त करके रखा हुआ था और ये बात तो चैंग रेन को भी मालूम हो गई। इसीलिए उसने फौरन से जिंग शुआन को मैसेज भिजवा दिया ताकि वो वक्त रहते इन तीनों की जान को बचा सके। लेकिन जब तक जिंग शुआन वहाँ पर पहुँचा तो काफी देर हो चुकी थी, क्योंकि उस आर्मर गार्ड से लिंगशी को बचाते हुए शाओजी बहुत ज्यादा जख्मी हो गया। अब आगे तो नेक्स्ट एपिसोड की शुरुआत में हम यहाँ पर एल्डर फैंग और जिंग शुआन को देखते हैं, जहाँ पर तो जिंग शुआन ने एक आर्मर गार्ड को पकड़ लिया था, लेकिन अचानक से उसके अंदर आग लग गई और वो एशेस में चेंज होना शुरू हो गया। लेकिन एल्डर फैंग को तो ये आर्मर गार्ड एक एविडेंस के तौर पर चाहिए था, इसलिए वो फौरन से अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए उस आर्मर गार्ड को एशेस में चेंज होने से रोकना चाहती थी, लेकिन वो ऐसा करने में कामयाब नहीं हो पाई और हैरत से जिंग शुआन से सवाल करते हुए कहने लगी, आखिर इस तरह की चीज सिलियंग आइसलैंड पर कैसे आ गई। जिस पर तो जिंग शुआन एल्डर फैंग की बात का जवाब देते हुए कहता है, आज से चंद साल पहले जब मैं सिलियंग आइसलैंड को एक्सप्लोर कर रहा था तो मुझे इसी तरह के आर्मर गार्ड्स एक केव में दिखे, लेकिन उस वक्त जल्दी में होने की वजह से मैं उसे इन्वेस्टिगेट नहीं कर पाया। पर बाद में जब मैं वहाँ पर गया तो वहाँ पर कोई भी ऐसी चीज मौजूद नहीं थी। किसी ने पहले ही बड़ी सफाई के साथ वहाँ से सब चीजों को हटा दिया। इन दोनों के दरमियान यहाँ पर इसी तरह की बातें चल ही रही थी कि अचानक से वहाँ पर तूली भी पहुँच गई, जो कि एल्डर फैंग से कहने लगी, एल्डर फैंग जल्दी से यहाँ पर आ जाए क्योंकि शाओजी की कंडीशन कुछ अच्छी नहीं। लेकिन तूली यहाँ पर जिंग शुआन को नहीं देख पा रही थी, क्योंकि एल्डर फैंग ने अपनी पावर्स का इस्तेमाल करते हुए जिंग शुआन के चारों तरफ एक शील्ड को बना दिया था। इसके बाद हमें थोड़ी देर के बाद का सीन दिखाया गया, जहाँ पर तूली और लिंगशी आज जो कुछ भी हुआ उसके बारे में एल्डर्स को बता रही थी। उन दोनों की सारी बातों को सुनने के बाद एल्डर यूमोहाई कहती है कि आप दोनों अब अपने घर जा सकती हो। बाहर आने के फौरन बाद ही लिंगशी तूली से कहने लगी कि मैं भी तुम्हारे घर जाना चाहती हूँ। वो ये सब इसीलिए कह रही थी क्योंकि तूली के घर पर ही शाओजी है, क्योंकि लिंगशी को तो शाओजी की काफी ज्यादा फिक्र थी। अब ये दोनों ही शाओजी को देखने के लिए तूली के घर की तरफ रवाना हो गई। यहाँ अंदर की तरफ एल्डर यूमोहाई ये कहते हुए यहाँ से जाने लगी कि बाकी की मीटिंग हम शाम में करेंगे। एल्डर चैंग यहाँ पर मीटिंग के खत्म होते साथ ही चैंग रेन के पास पहुँच गए। एल्डर चैंग ने तो यहाँ पर चैंग रेन को मार मार कर उसकी दुर्गति बना दी थी। अब वो चैंग रेन का गला पकड़ते हुए कहने लगे, तुम्हारी हिम्मत भी कैसे हुई, तुमने मेरे गार्ड्स का ही इस्तेमाल करते हुए उस इमोर्टल को मैसेज भिजवाया। जिस पर तो चैंग रेन मना करते हुए कहने लगा, मैंने कोई भी मैसेज नहीं भिजवाया। अगर आपको मेरी बातों पर यकीन नहीं तो आप चैंग वई से भी पूछ सकते हैं, क्योंकि उसने हमेशा से मुझ पर नजर रखी हुई थी। लेकिन एल्डर चैंग पर तो चैंग रेन की बातों का कोई भी असर नहीं होने वाला था। उल्टा वो अपनी पावर्स को और ज्यादा बढ़ाते हुए कहने लगे, अगर तुमने उनकी मदद नहीं की तो फिर वो मू फैमिली की लड़की, साथ ही साथ वो 2 मोर्टल्स वहाँ से निकलने में कामयाब कैसे हो सके। जिस पर तो चैंग रेन उन्हें जवाब देते हुए कहता है कि आपकी नजर तो हमेशा हर किसी पर होती है, आपने हर चीज को पहले से ही चेक कर लिया होगा, तो फिर मुझसे सवाल करने का क्या ही फायदा। ये सुनकर तो एल्डर चैंग भी याद करने लग गया कि जब उसने तूली की मेमोरीज को स्कैन किया था तो उसे वहाँ पर जिंग शुआन कहीं पर भी नजर नहीं आया। सारी सच्चाई के पता होने के बावजूद भी एल्डर चैंग गुस्से से अपने चाबुक को निकालकर चैंग रेन को मारते हुए कहने लगे, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से आज वो लोग हमारे हाथों से बच निकले। तभी वहाँ पर चैंग शुआन भी पहुँच गया, जो कि अपने फादर को बचाने के लिए फौरन से उनके सामने आकर बैठ गया। ये देखकर तो एल्डर चैंग फौरन से अपने गार्ड्स को ऑर्डर देते हुए कहते हैं कि इसे यहाँ से ले जाओ। चैंग शुआन अब गार्ड से खुद को छुड़ाते हुए एल्डर चैंग से रोते हुए कहने लग गया, ग्रैंडपा अगर आप पनिशमेंट ही देना चाहते हैं तो आप फादर की बजाय मुझे दे लें, हम सब तो एक फैमिली है। उसकी ये बात सुनकर चैंग रेन कहता है, बेटा चैंग शुआन अब इन बातों का कोई फायदा नहीं, क्योंकि तुम्हारे ग्रैंडपा ने आज तक मुझे कभी फैमिली का मेंबर कंसीडर ही नहीं किया, ये तो बस मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल कर रहे थे। जिस पर तो एल्डर चैंग कहते हैं, तुम्हें क्या लगता है कि मुझे कुछ पता ही नहीं, तुम क्या कुछ छुप कर मुझसे करते रहे हो, मुझे हर एक चीज के बारे में मालूम है, लेकिन हमेशा मैंने उन चीजों को नजरअंदाज किया। लेकिन अब बात हद से आगे बढ़ चुकी, क्योंकि तुमने तो जाकर दुश्मनों के साथ ही हाथ मिला लिया। ये सारी बातें सुनने के बाद चैंग शुआन फौरन से अपने फादर से कहने लगा, फादर प्लीज आप ग्रैंडपा को सब कुछ सच सच बता दें। चैंग रेन तो यहाँ पर कुछ भी नहीं बताने वाला था, इसीलिए उसने अपना मुंह ही दूसरी तरफ कर लिया। एल्डर चैंग भी अब अपने गार्ड से
ये कहते हुए यहाँ से जाने लगे, जब तक मैं ऑर्डर्स ना दूं यहाँ से इसे जाने मत देना। इसके बाद हमें नेक्स्ट सीन एल्डर हैंग के घर का दिखाया गया, जहाँ पर तो एल्डर फैंग शाओजी को चेक कर रही थी और उसे चेक करने पर तो एल्डर फैंग को मालूम हो गया कि शाओजी तो बहुत जल्दी रिकवर हो रहा है, जिस वजह से तो वो जिंगशॉन से सवाल करते हुए कहने लगी, क्या तुमने इसे बचाया? अब जिंगशॉन उन्हें जवाब देते हुए कहता है, नहीं नहीं, मैंने तो ऐसा कुछ नहीं किया। ये सुनते साथ तो एल्डर फैंग सोच में पड़ गई। वो कहती है कि आखिर इस जैसा ऑर्डिनरी पर्सन इतनी जल्दी रिकवर कैसे हो गया? शायद ये सब इसी लाइटिंग एनर्जी की वजह से हुआ। यहाँ पर तूली भी अपना दिमाग लगाते हुए कहने लगी, एल्डर फैंग, क्या शाओजी के पास पावर्स उसी फॉर्मेशन की वजह से हैं जो कि 10 साल पहले बनी थी? तूली की ये बात सुनकर एल्डर फैंग कहती है, अगर ऐसा है तो फिर तुम्हारे और लिंगशी के पास भी पावर्स होनी चाहिए। क्या तुम दोनों के पास पावर्स हैं? जिस पर तो तूली बड़ी ही मासूमियत से जवाब देते हुए कहती है, हमें इसकी तरह चोट भी तो नहीं ना लगी, इसीलिए हमारे पास पावर्स भी नहीं। यहाँ पर तो जिंगशॉन को भी याद आ गया जब उस दिन सी मॉन्स्टर ने इन पर अटैक किया था, तभी वहाँ पर अचानक से बिजली ने कड़कना शुरू कर दिया था। ये देखते हुए तो जिंगशॉन थंडर एंजल को ब्लेम कर रहा था कि इसे भी आपने आज ही लाना था, जबकि ये सब किया कराया तो शाओजी का था। जिंगशॉन अभी ये सब सोच ही रहा था कि तभी यहाँ पर एल्डर फैंग तूली से सवाल करते हुए कहने लगी, क्या तुम इस बारे में श्योर हो कि तुमने उसी आर्मर गार्ड के अंदर किसी आदमी को देखा था? लेकिन तूली तो इस बारे में ज्यादा श्योर नहीं लग रही थी, इसीलिए वो एल्डर फैंग से कहती है, अगर आपको उस आर्मर गार्ड की जरूरत है तो मैं जाकर उसे ले आऊंगी। जिस पर तो एल्डर फैंग उसे कहने लगी कि अब इसकी कोई जरूरत नहीं। ये सब कहने के बाद एल्डर फैंग मीटिंग हॉल की तरफ रवाना हो गई। एल्डर फैंग के यहाँ से जाने के बाद लिंगशी जिंगशॉन से कहती है, मैं यहाँ पर रुककर शाओजी की केयर करना चाहती हूँ क्योंकि वो मेरी वजह से ही इस कंडीशन में पहुँचा, जिसके लिए तो जिंगशॉन भी एग्री हो गया। इसी वजह से तो लिंगशी फौरन से शाओजी के पास चली गई, जबकि जिंगशॉन यहाँ पर तूली से सवाल करते हुए कहता है कि मुझे सब बताओ, आखिर पवेलियन में क्या हुआ था? ये सुनकर तो तूली जिंगशॉन से कहती है, आज बाहर हम इस बारे में बात करते हैं। नेक्स्ट सीन हमें यहाँ पर मीटिंग हॉल का दिखाया गया, जहाँ पर तो एल्डर फैंग एल्डर चैंग से कह रही थी, हमारे पास जो 2 गवाह हैं उनके बयान के मुताबिक वो आर्मर गार्ड तुम्हारी फैमिली से ही बिलोंग करते थे। एल्डर चैंग, प्लीज आप हमें इसकी एक्सप्लेनेशन दे। जिस पर तो एल्डर चैंग मस्किनों वाला मुंह बनाते हुए कहने लगा, आज तक हमारी फैमिली ने काउंटलेस वेपन्स और आर्मर्स को बनाया है, हो सकता है ये काम किसी और ने किया हो। तभी वहाँ पर अचानक से एक गार्ड आ गया जो कि इन तीनों को बताता है कि सीलियांग आइसलैंड पर ना तो कोई मिसिंग है और ना ही कोई इंजर्ड। उस आदमी की ये बात सुनने के बाद एल्डर फैंग अपने मन में सोच रही थी कि तूली ने तो क्लियरली देखा था कि उस आर्मर के अंदर जो भी था वो डूबकर मर गया, तो फिर ये कैसे पॉसिबल है कि सीलियांग आइसलैंड पर एक भी आदमी मिसिंग नहीं? आखिर यहाँ पर चल क्या रहा है? जबकि एल्डर चैंग तो यहाँ पर मासूम बनने का नाटक करते हुए कहने लगे, ये जो कोई भी पर्सन इन सब के पीछे है उसका मकसद सिर्फ और सिर्फ लोगों को मारना है, जबकि मैंने और मेरी चैंग फैमिली ने हमेशा सीलियांग आइसलैंड के लोगों को प्रोटेक्ट करने की कोशिश की। और ये तो इस बात से साफ ही हो गया कि ये सब किसी सीलियांग आइसलैंड के पर्सन ने नहीं बल्कि किसी और ने किया है। यहाँ पर उसका इशारा किसकी तरफ था वो तो एल्डर यूमुहाई और एल्डर फैंग भी समझ चुकी। एल्डर फैंग यहाँ पर अपनी बात को आगे बढ़ाते हुए कहता है कि आज से चंद दिन पहले कोई शख्स मेरा ही रूप लेकर मेरे घर आया था फायर गनोडर्मा को चुराने के लिए। मेरे ख्याल से वो चोर और कोई नहीं बल्कि वो इमोर्टल ही था। ये बात तो मैं सोच भी नहीं सकता कि वो एक आर्मर गार्ड पहनकर लोगों को मारने की कोशिश करेगा। एल्डर चैंग की ये सारी बातें सुनने के बाद एल्डर यूमुहाई कहती है कि आखिर वो इमोर्टल किस तरह से पवेलियन के अंदर चला गया, क्योंकि उसके पास तो सीली नहीं, साथ ही साथ तूली और लिंगशी ने भी उसे वहाँ पर नहीं देखा। एल्डर चैंग तो यहाँ पर किसी न किसी तरीके से सारा का सारा इल्जाम जिंगशॉन पर लगाना चाहता था। क्या आपको इस बात की श्योरिटी है कि उसे पवेलियन के अंदर और बाहर जाने के लिए किसी सील की जरूरत होगी? 10 साल पहले शैंग भी तो लाइब्रेरी पवेलियन के अंदर और बाहर बगैर किसी सील के आया जाया करता था, जिस पर तो एल्डर फैंग को भी याद आ गया जब उसने जिंगशॉन से सवाल किया था, आखिर तुम यहाँ पर किस तरह आए? तब जिंगशॉन ने उन्हें जवाब देते हुए बताया था, मैंने यहाँ पर अपने फादर के ही आने जाने वाले रास्तों को इस्तेमाल किया है। एल्डर फैंग यहाँ पर ये सब अभी सोच ही रही थी कि तभी एल्डर चैंग उनसे कहने लग गए, एल्डर फैंग, आपको तो मालूम ही होगा कि सिर्फ सीलियांग आइसलैंड पर बाहर से आने वाले लोग ही ट्रांसफॉर्मेशन टेक्निक का इस्तेमाल कर सकते हैं, तो फिर आप सिर्फ मेरी ही फैमिली को शक की निगाह से क्यों देख रहे हैं? आपको तो उस इमोर्टल को भी यहाँ पर बुलाना चाहिए। कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबने मिलकर एक टीम बना ली? ये सुनकर तो एल्डर फैंग को गुस्सा आ गया और वो गुस्से से कहती है कि इस तरह की नॉनसेंस बातें करना बंद कर दो। एल्डर चैंग अब कहता है कि मुझे सिर्फ 3 दिन चाहिए ये प्रूफ करने के लिए कि ये सब क्या कराया उस इमोर्टल का था। ये सुनकर तो एल्डर फैंग कहने लगी, चैंग फैमिली के खिलाफ सारे के सारे सबूत मिटाने के लिए
3 दिन तो काफी होंगे। इन दोनों की ऐसी बातें सुनने के बाद एल्डर यूमोहाई तो तंग आ चुकी, इसीलिए वो इन दोनों को चुप कराते हुए कहने लगी, एल्डर चैंग आपके पास 3 दिन है। अगर आप इन 3 दिन में खुद को इनोसेंट प्रूव करने में नाकामयाब रहे तो फिर आपको एल्डर की पोजीशन से हटा दिया जाएगा। जिस पर एल्डर चैंग कहता है, अगर मैंने खुद को इनोसेंट प्रूव कर दिया तो आपको उस इमोर्टल को सिलियांग आइसलैंड से निकालना पड़ेगा। ये कहने के बाद एल्डर चैंग यहाँ से रवाना हो गया और सीन शिफ्ट होकर यहाँ चैंग शुआन पर आ जाता है, जहाँ पर वो अपने ग्रैंडफादर की बातों को याद कर रहा था। उसके ग्रैंडफादर यानी कि एल्डर चैंग उससे कह रहे थे कि आज से सारी के सारी सुपरवाइजर की जिम्मेदारियां तुम निभाओगे। ये सब सोचने के बाद चैंग शुआन अपने मन में कह रहा था, ग्रैंडपा तो जरा बराबर भी फादर पर यकीन नहीं रखते। तभी अचानक से चैंग शुआन के पास से एक सर्वेंट गुजरी। चैंग शुआन को यहाँ पर कुछ सस्पिशियस फील हुआ, इसीलिए उसने वहीं पर उस सर्वेंट को रोक दिया। चैंग शुआन के सवाल करने पर उस सर्वेंट ने बताया कि वो चैंग रैन के कहने पर खाना गर्म करने के लिए जा रही है। ये सुनकर तो चैंग शुआन उस सर्वेंट से कहता है कि तुम ये खाने का बॉक्स मुझे दे दो, मैं खुद ही फादर के लिए खाना गर्म करके ले आऊंगा। जिस पर तो सर्वेंट ने बिल्कुल ऐसा ही किया। अब चैंग शुआन खाना लेकर एक रूम में आ चुका था और जैसे ही उसने अपनी पावर्स का इस्तेमाल किया तो उसके सामने एक स्मोक से लिखा हुआ मैसेज आ गया, जिसे तो देखते साथ ही चैंग शुआन कहता है, कौन सी अरेंजमेंट, आखिर यहाँ पर कौन आने वाला था। उसके ये कहते साथ ही यहाँ पर सीन शिफ्ट होकर जिंग शुआन पर आ गया, जहाँ पर तूली ने उसे आज जो कुछ भी हुआ सब बता दिया था। साथ ही साथ वो जिंग शुआन से कहती है कि मुझे इस चीज का बहुत अफसोस है कि मैंने उस आर्मर गार्ड को जाने दिया। आज अगर हमारे पास वो आर्मर गार्ड होता तो हम आराम से उस शख्स तक पहुंच सकते थे जिसने हम पर हमला किया। तुम यहाँ पर नए हो इसलिए तुम्हें इस बारे में नहीं पता कि यहाँ पर जितनी भी चीजें बनती हैं, हर चीज के ऊपर एक लीगल इंफॉर्मेशन होती है जिसके ऊपर ये लिखा होता है कि आखिर ये चीज कहाँ पर और किसने बनाई। जिंग शुआन भी यहाँ पर उसकी सारी बातें बहुत गौर से सुन रहा था। अब वो तूली से सवाल करते हुए कहता है कि आखिर शाओ जी के साथ क्या हुआ और उसके पास ये पावर्स कैसे आई। तुम अंदर एल्डर फैंग से फॉर्मेशन के बारे में कुछ कह रही थी। ये सुनकर तो तूली उदास होते हुए कहने लगी, ये आज से 10 साल पहले एक जिंदगी और मौत के खेल से शुरू हुआ। इससे पहले कि तूली अपनी बात को मुकम्मल कर पाती, जिंग शुआन फौरन से बोलते हुए कहने लगा, हाँ इसके बारे में मैंने आइसलैंड के लोगों से सुना है। जिंग शुआन की ये बात सुनकर तूली को ऐसा लगा कि जैसे आइसलैंड के लोगों ने उसके कान भर दिए, इसीलिए वो फौरन से बोलते हुए कहने लगी कि मेरे अडॉप्टिव पेरेंट बहुत अच्छे थे। यहाँ पर जितने भी रूमर्स हैं उनके बारे में वो सबके सब गलत हैं, इसलिए तुम उन पर विश्वास मत करना। हाँ लेकिन उनका बेटा थोड़ा अजीब था, क्योंकि जैसे ही उसके बालों का कलर चेंज होता उसकी पर्सनैलिटी भी वैसे ही चेंज हो जाती। वो आउट ऑफ कंट्रोल होने के साथ साथ एक डिफरेंट पर्सन बन जाता और ऐसा कहा जाता है कि उसने सिलियांग आइसलैंड पर मौजूद बहुत सारे बच्चों को जख्मी कर दिया था। इस वजह से तो कोई भी बच्चा उसके साथ खेलने की हिम्मत नहीं करता था। अपने बारे में ये सारी बातें सुनने के बाद जिंग शुआन कहता है कि आखिर मैं ऐसा कब था। अब जिंग शुआन तूली से सवाल करते हुए कहता है, क्या उसने तुम्हें भी हर्ट किया था। जिस पर तूली जिंग शुआन को जवाब देते हुए कहती है कि नहीं ऐसा तो कभी नहीं हुआ, क्योंकि मेरे आने से पहले ही अंकल शेंग और अंकल चैंग ने उसे कंट्रोल करने का एक रास्ता खोज लिया था। जैसे ही जिंग शुआन ने तूली के मुंह से चैंग रैन का नाम सुना तो उसे याद आ जाता है कि आज तो उसे चैंग रैन से मिलने जाना था। इसी वजह से वो तूली से ये कहते हुए जाने लगा कि मुझे एक जरूरी काम है, बाकी की बातें हम कल करेंगे। इसके बाद सीन शिफ्ट होकर यहाँ चैंग रैन पर आ जाता है, जो कि 2 गार्ड्स को बातें करते हुए सुन रहा था। वो गार्ड्स आपस में बातें करते हुए कह रहे थे कि तुम लोग जाओ और जाकर नाश्ता कर लो क्योंकि सुबह हो चुकी। उनकी ये सारी बातें सुनने के बाद चैंग रैन अपने मन में कह रहा था कि मैं इतनी देर के लिए सो गया कि सुबह ही हो गई। और तभी वहाँ पर खाना लेकर चैंग शुआन भी पहुँच गया, जो कि अपने फादर से कह रहा था, फादर रात को मैंने उस मैसेज को देख लिया था, साथ ही साथ उससे मिलने के लिए रात को मैं गया था। चैंग रैन तो यहाँ पर भी अनजान बनने का नाटक करते हुए कहने लगा, तुम आखिर क्या बात कर रहे हो। चैंग शुआन भी इतनी जल्दी हार कहाँ ही मानने वाला था। वो और ज्यादा बात को बढ़ाते हुए कहता है, रात को मैं उस शैडो केव में गया था और गेस करे वहाँ पर मुझे कौन मिला। मुझे मालूम हुआ कि कल आप टाइम पूछ रहे थे, शायद आपके किसी के साथ अपॉइंटमेंट थी, वरना तो आपको इतनी जल्दी ना होती कैंसिलेशन मैसेज भेजने की। मुझे अब आपका सारा का सारा प्लान समझ आ चुका। आप अनशैडो केव में जाकर किसी से मिलना चाहते थे ताकि आप फायर स्पिरिट की निगरानी से बच सकें। ये सब सुनने के बाद तो चैंग रैन अपने बेटे पर भड़कते हुए कहने लगा कि तुम्हारा इन सब से कोई लेना देना नहीं। अब चैंग शुआन अपने फादर से कहता है कि मैंने इन सब चीजों के बारे में आपसे पूछा था, लेकिन आपने मुझे कुछ नहीं बताया, इसी वजह से तो मुझे सब कुछ उससे पूछना पड़ा। अब वो खाना लेकर चैंग रैन के पास जाते हुए कहने लगा, डैड फिक्र मत करे, मैं आपके सीक्रेट को सीक्रेट ही रखूंगा। फादर आप मुझे जैसा करने के लिए कहेंगे मैं आपके लिए वैसा कर दूंगा। अब चैंग रैन चैंग शुआन पर भड़कते हुए कहने लगा, क्या तुम उसे यूनतन ग्रास दे दोगे। नहीं ना। ये सुनकर तो चैंग शुआन कहता है, क्या यही है जो कि मेरे फादर चाहते हैं कि मैं करूं। ये सुनकर तो चैंग रैन
कहता है कि वो तो सिर्फ उसे यहाँ पर बुलाने का एक बहाना था, असल मसला तो उसकी मेमोरी के साथ है। मैं तो सिर्फ उसे सच बताकर एडवाइस करना चाहता हूँ कि इससे पहले कि वो आगे बोल पाता, उसकी नजर पास से रखी कैंडल पर पड़ गई, जिससे उसे अंदाजा हो जाता है कि अभी तक सुबह नहीं हुई। जिसके बाद तो चैंग रेन चेंग शुआन की तरफ देखते हुए कहने लगा, तुम मुझे बेवकूफ बनाने की कोशिश कर रहे थे। चेंग शुआन तो यहाँ पर खाने को साइड पर रखते हुए कहने लगा, इतनी इन्फॉर्मेशन काफी होगी उसके साथ डील करने के लिए। ये सब कहने के बाद तो चेंग शुआन यहाँ से रवाना हो गया, जबकि चैंग रेन उसे पीछे से आवाजें लगाते हुए कह रहा था कि रुक जाओ, लेकिन चेंग शुआन ने तो उसकी एक भी बात नहीं सुनी। अब सीन शिफ्ट होकर यहाँ जिंग शुआन पर आ जाता है, जो कि चैंग रेन से मिलने के लिए निकल चुका था। रास्ते में वो यही सब सोचता है कि आखिर चैंग रेन उसे क्या बताना चाहता है। और इसी के साथ हमारा ये वाला एपिसोड यहीं पर खत्म हो गया।